पूरे देश में इस समन प्राणी को सबसे बेकार माना जाता था। जिस छात्र को यह मिल जाता उसका भविष्य लगभग खत्म समझा जाता था। लेकिन जिस दिन मैंने इसे बुलाया मैं खुशी से पागल हो गया, क्योंकि सिर्फ मैं जानता था कि यह छोटा काला कुत्ता एक दिन पूरी दुनिया को हिला देगा। वह दुनिया भर में ठुकराया गया एक समन प्राणी, समन बीस्ट था। लेकिन जैसे ही मैंने उसे बुलाया मैं खुशी से उसे गोद में उठाकर चूमने लगा। यह देखकर सहपाठी मेरा मजाक उड़ाने लगे और मुझे बेवकूफ कहने लगे। यहाँ तक कि मेरे क्लास टीचर, जिन्होंने मुझसे बहुत उम्मीदें लगा रखी थीं, गुस्से में खुद को कोसने लगे कि उन्होंने मुझे बेकार ही इतना समय दिया। लेकिन मैं सिर्फ मुस्कुराया। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी बेच दी और पूरे 100 किलो मॉन्स्टर का दुबला मांस खरीद लिया, ताकि इस छोटे काले कुत्ते के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को जागृत कर सकूं। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। तभी मेरे दिमाग में अनुबंध की सूचना गूंजी। निष्ठा स्तर अनंत, कभी विश्वासघात नहीं करेगा। क्या आप जीवन संबंध लाइफ लिंक स्थापित करना चाहते हैं? मैंने बिना हिचकिचाए हाँ चुन लिया। अगले ही पल मेरी आत्मा जैसे फटने लगी। भयानक दर्द से मैं जमीन पर गिर पड़ा और चीखने लगा। आसपास के छात्र समझे कि मैं अपनी असफलता का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। तभी मेरी गर्लफ्रेंड लियू रोयान मेरे पास आई। उसने थोड़े अपराध बोध के साथ कहा, माफ करना, हमारे जैसे साधारण परिवारों के लिए कॉलेज प्रवेश परीक्षा ही सामाजिक स्तर बदलने का एकमात्र मौका है। अभी अभी गन लांसर लियू लियांग ने मुझे अपनी टीम में शामिल कर लिया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ टीम नहीं बना सकती। मैं शांत स्वर में बोला, कोई बात नहीं। मेरे इतने साधारण जवाब से वह चौंक गई। उसे लगा था कि मैं उसे रोकूंगा या बहस करूंगा। उसके मन में उपेक्षित होने की भावना पैदा हुई। वह ठंडी आवाज में हूं कहकर मुड़ गई। बगल में खड़ी एक लड़की ने तिरस्कार से कहा, वह तो बस दिखावा कर रहा है। रोयान, तुमने कुछ गलत नहीं किया। इतना विनम्र बनने की जरूरत नहीं। वह तो सिर्फ हथेली जितना छोटा काला कुत्ता बुला पाया है। वह तुम्हारे लायक ही नहीं। मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जीवन संबंध पूरा होने के बाद मुझे पता चला कि मेरे कुत्ते ने SASS रैंक प्रतिभा, लालची भक्षक, ग्रीडी डिवाइडर जागृत कर ली है। यह प्रतिभा उसे खाए गए हर भोजन को ऊर्जा में बदलने देती थी। वह बिना किसी सीमा के बढ़ सकता था, अपनी सीमाओं को तोड़ सकता था और विकसित हो सकता था। मुझे समझ आ गया कि इतना दर्द व्यर्थ नहीं गया। पूरे देश में SSS रैंक प्रतिभा वाले लोग उंगलियों पर गिने जा सकते थे। हर नया SSS प्रतिभाशाली व्यक्ति सामने आते ही राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा और संसाधन प्राप्त करता था। मैंने छोटे कुत्ते को उठाकर सामने किया। आज से तुम्हारा नाम हेमिंग होगा। अच्छे से काम करना पड़ेगा। हेमिंग ने खुशी से मेरी हथेली चाटी। मैंने उसे एक मांस का टुकड़ा दिया। कुछ ही सेकंड में उसने उसे साफ कर दिया। साधारण मांस खाया गया। विकास अंक +0.5 सूचना सुनते ही उसका शरीर थोड़ा बड़ा हो गया। उसकी सभी मूल विशेषताएं एक एक अंक बढ़ गई। और यह तो सिर्फ साधारण मांस था। अगर उसे भविष्य में और ज्यादा खाना मिला तो वह कितना शक्तिशाली बन सकता था। यह सोचकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि मेरी अपनी ताकत भी थोड़ी बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि समन प्राणी को मिलने वाली ऊर्जा का एक हिस्सा मुझे भी वापस मिल रहा है। इसके बाद मैंने लगभग 6000 युआन खर्च करके 100 किलो उत्परिवर्तित म्यूटेटेड मांस खरीदा। हेमिंग को बुलाते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसके शरीर के अंदर से भोजन निगलने की तीव्र इच्छा उठी। वह पागलों की तरह मांस खाने लगा। असंख्य ऊर्जा उसके शरीर में भरने लगी। उसका आकार नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से बढ़ने लगा। सिर्फ आधे घंटे बाद उसका शरीर 2 मीटर से भी बड़ा हो चुका था। मेरे सभी गुण, एट्रीब्यूट्स 10-10 अंक बढ़ गए थे। अब मैं पूरे स्कूल के सबसे उत्कृष्ट छात्रों में गिना जा सकता था। मैंने बिना देर किए सिस्टम में मौजूद विकास एवोल्यूशन बटन दबा दिया। तुरंत हेमिंग के शरीर के अंदर छिपी हुई शक्ति जाग उठी। काली विकास ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैल गई। कोशिकाएं टूटने और दोबारा बनने लगी। उसका जीवन स्तर ऊंचे स्तर पर पहुंचने लगा। बधाई, आपके समन प्राणी हेमिंग ने कौशल फाड़ना रेंड प्राप्त किया है। बधाई, हेमिंग ने नई प्रतिभा प्राप्त की है। विशालकाय रूप, शरीर का आकार 3 गुना बढ़ता है। शक्ति और रक्षा 300% बढ़ती है। गति 50% घटती है। इस विकास के बाद हेमिंग के सभी गुण 50 से ऊपर पहुंच गए और वह अब भी सिर्फ स्तर 1 पर था। यहाँ तक कि सर्वोच्च श्रेणी के समन प्राणी भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। मानव जाति समन प्राणियों को 4 श्रेणियों में बांटती थी, निम्न, मध्यम, उच्च और शीर्ष स्तर। S रैंक प्रतिभा को उच्च स्तर माना जाता था, SS रैंक प्रतिभा को शीर्ष स्तर। लेकिन SS रैंक प्रतिभा वाला समन प्राणी आज तक कभी नहीं देखा गया था। उस रात मैं हेमिंग को लेकर घर लौट आया और सो गया। अगले दिन कॉलेज प्रवेश परीक्षा गाओ काओ शुरू होने वाली थी। सुबह होते ही हजारों परीक्षार्थी विशाल मैदान में इकट्ठा हो गए। शिक्षक लू वैन विभिन्न डंगोअन डंजन में प्रवेश करते समय सावधानियों के बारे में विस्तार से समझा रहे थे। इस बार कई प्रतिष्ठित स्कूलों के छात्रों को एक साथ रखा गया था। प्रतिस्पर्धा बेहद कठिन होने वाली थी। उसी समय ये चाओ ने व्यंग्य करते हुए कहा, चेनलिन, तुम अब भी परीक्षा दोगे? क्यों ना सीधे हार मान लो, कम से कम अपमान तो नहीं होगा। उसके साथ खड़ी थी जादूगरनी जैसी सुंदर और आकर्षक लियू रोयान। स्पष्ट था कि दोनों एक ही टीम में थे। मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं। तभी 1 घंटी बजी। 4 विशाल कांस्य द्वार एक साथ खुल गए। अंदर से ठंडी और डरावनी हवा बाहर आने लगी। सभी छात्रों ने तुरंत अपने अपने डंगोअन की जानकारी देखनी शुरू कर दी। बुरा हुआ
हमारे स्कूल को डेमन फॉरेस्ट मिला है। ये सबसे खतरनाक डंगोवन में से एक है। सभी डंगोवन लगभग समान कठिनाई के होते हैं। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? भीड़ में बहस छिड़ गई। लू वेन ने अपने छात्रों को चेतावनी दी, डेमन फॉरेस्ट का भूभाग बहुत जटिल है, घने पेड़ और झाड़ियां हर जगह हैं, किसी भी समय राक्षस हमला कर सकते हैं, हमेशा सतर्क रहना। इसके बाद उन्होंने घड़ी जैसी एक मशीन निकाली। यह मैकेनिकल रिकॉर्डर है, तुम लोगों के द्वारा अर्जित किए गए अंक सीधे बाहर प्रसारित करेगा। फिर दूसरी घंटी बजी। इसका मतलब था राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले सफेद कवच पहने बर्फीले नीले बालों वाली बेहद सुंदर लड़की आगे बढ़ी। वह तो हमारे स्कूल की सीनियर सुलिंग शुए है। वह अकेले डंगोन में जा रही है। जितने ज्यादा लोग टीम में होंगे उतने कम अंक मिलेंगे। असली प्रतिभाशाली लोग अकेले ही चुनौती लेते हैं। चारों तरफ बैठे जूनियर छात्र उत्साह से चर्चा करने लगे। मैंने भी मन में आदेश दिया, डंगोनन कनेक्शन शुरू। अगले ही पल एक चमकदार सफेद रोशनी ने मेरे पूरे शरीर को घेर लिया। बाकी सभी लोगों ने टीम बनाकर डंजन में प्रवेश किया था, लेकिन उसने अकेले ही डंगन में जाने का फैसला किया। सभी के अंदर जाने के बाद लेवल 20 का एक मध्यम आयु का व्यक्ति हाथ लहराता है और सामने की जल स्क्रीन पर डंगन के अंदर का दृश्य दिखाई देने लगता है। उसी समय एक सफेद रोशनी चमकती है। सेकंड हाई स्कूल का एक छात्र खुद ही डंगन से बाहर निकल आता है। स्कूल के सभी शिक्षक एक दूसरे को देखते हैं और फिर चुपचाप सिर झुका लेते हैं। जब दूसरे स्कूलों के लोग उनकी ओर देखने लगे तो प्रिंसिपल ली मिंगजी का चेहरा गंभीर हो गया। वह बिना कुछ बोले स्क्रीन को घूरने लगे। दृश्य बदलता है। घने जंगल के बीच एक अकेला लड़का सावधानी से चारों ओर का निरीक्षण कर रहा था। ली मिंगजी हैरान हो गए। अकेले डंगन चला गया? हमारे स्कूल में कल के जॉब अवेकनिंग समारोह में ऐसा प्रतिभाशाली छात्र भी था। यह सुनकर शिक्षक लू वेन कुछ बोल नहीं पाए। उन्हें अच्छी तरह पता था कि चेन लिन तो सिर्फ एक साधारण समनर था। उधर डंगन के अंदर हल्की चक्कराहट खत्म होते ही मैंने तुरंत आसपास का निरीक्षण शुरू कर दिया। अचानक ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। मैंने बिना देर किए बाएं हाथ को कसकर पकड़ा। तुरंत 1-1.5 मीटर लंबी जादुई छड़ी मेरे हाथ में प्रकट हो गई। एक बाल्टी जितना मोटा गहरा हरा कीड़ा पेड़ से छलांग लगाकर नीचे आया। उसका सिर बीच से फट गया और अंदर की भयानक दांतों की कतारें दिखाई देने लगी। मैंने स्टाफ को घुमाया। अगले ही पल उसे सफेद प्रकाश की एक धार निकली और कीड़े के शरीर को आर पार चीर गई। वह 2 टुकड़ों में बंटकर जमीन पर गिर पड़ा। आपने विषदंत कीड़े पॉइजन फैंग वर्म को मार दिया। 5 अनुभव अंक प्राप्त हुए। उसी समय मेरी कलाई पर बंधे रिकॉर्डर में सूचना चमकी, अंक +15। बाहर बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए। क्या ये समनर नहीं है? लेकिन इसकी प्रतिक्रिया, गति और मूवमेंट तो किसी हाई एजिलिटी क्लास वाले योद्धा जैसी है। ये देखकर लू वेन भी दंग रह गए। हालांकि चेन लिन ने पहले भी प्रैक्टिकल क्लास में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इतना डरावना कभी नहीं था। कीड़े को मारने के बाद मैं जंगल के अंदर की ओर बढ़ गया। तभी अजीब सी चीखें सुनाई दी। कई छोटे बदसूरत और हरे रंग के जीव चारों ओर से निकल आए। मैंने उन्हें तुरंत पहचान लिया। गोबलिन। पाठ्य पुस्तकों के अनुसार वे बेहद हिंसक होते हैं, तेजी से प्रजनन करते हैं और भोजन न मिलने पर एक दूसरे को भी खा जाते हैं। मैंने अनुमान लगाया कम से कम 50-60 गोबलिन थे। अगर ये सब एक साथ टूट पड़े तो मेरे बचने की संभावना बहुत कम थी। मैंने मन ही मन पुकारा, हे मिंग। एक सफेद रोशनी चमकी। आसमान में भेड़िए की लंबी और गूंजती हुई हुआ हुआ सुनाई दी। हे मिंग की ठंडी सुनहरी आंखें गोबलिनों पर टिक गईं। उसने दांत निकाले। अगले ही पल उसके चारों पैर जमीन पर जोर से पड़े। वह तोप के गोले की तरह आगे बढ़ा। सबसे आगे भाग रहे गोबलिन का सिर तुरंत फट गया। उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। दोनों ओर के गोबलिन चिल्लाते हुए हथियार लेकर उस पर टूट पड़े। हड्डियों से बने हथियार उसकी पीठ पर लगे। कड़ाक, हथियार टूट गए। हे मिंग ने एक पंजा मारा। एक गोबलिन का सिर तरबूज की तरह फट गया। उसने रक्षा की बिल्कुल परवाह नहीं की और कत्लेआम शुरू कर दिया। कम बुद्धि वाले गोबलिन भी उसकी भयानक शक्ति देखकर डर गए। वे भागने लगे। मैंने आदेश दिया, एक भी नहीं बचना चाहिए। हे मिंग उनका पीछा करने लगा और मैं भी नजदीकी गोबलिनों को मारने लगा। ये दृश्य देखकर बाहर बैठे लोग उछल पड़े। कमाल है, हमारे स्कूल में इतना ताकतवर सीनियर भी है। उसका समन शक्तिशाली है तो ठीक, लेकिन वह खुद भी इतना मजबूत कैसे है? दूसरे वर्ष और पहले वर्ष के छात्र उत्साह से भर गए। कुछ मिनट पहले तक सभी सोच रहे थे कि चेन लिन गोबलिनों के हाथों खत्म हो जाएगा, लेकिन अब उसने और उसके समन ने पूरी गोबलिन सेना का सफाया कर दिया था। ये देखकर ली मिंगजी खुश हो गए। इतनी जल्दी इस स्तर तक पहुंचना, कम से कम बी ग्रेड का ग्रोथ टैलेंट तो होगा। उसकी क्षमता शायद उच्च स्तरीय समनों से भी कम नहीं। आखिरकार हमारे स्कूल को एक असली प्रतिभाशाली छात्र मिल गया। उन्होंने तुरंत पूछा, चेनलिन के कितने अंक हैं? उत्तर मिला, 560 अंक। वह हमारे स्कूल में प्रथम स्थान पर है, लेकिन थर्ड हाई स्कूल की सुलिन शुए उससे भी आगे है। उसके 830 अंक हैं। ये सुनकर सभी शिक्षक हैरान रह गए। दंगन शुरू हुए अभी 20 मिनट भी नहीं हुए थे। ऐसा स्कोर तो पूरे प्रांत में प्रथम स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता था। उधर डंगन के अंदर गोबलिनों के शवों से प्रकाश के गोले निकलकर मेरे शरीर में समा रहे थे। जल्द ही मैं लेवल 2 पर पहुंच गया। मेरी स्पिरिट मानसिक शक्ति 5 अंक बढ़ गई। मैंने सोचा, साधारण क्लास वाले लोग शुरू में तेजी से लेवल बढ़ा सकते हैं, लेकिन आगे जाकर अंतर बहुत बड़ा हो जाता है। आखिरकार वह
वह ऐसी खाई बन जाता है जिसे पार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं हे मिंग की मदद से इस अंतर को भर सकता हूँ। हालांकि मेरे अंक पहले ही विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए पर्याप्त थे, लेकिन मेरा लक्ष्य इससे कहीं बड़ा था। इस समय हे मिंग गोबलिनों की लाशें चबा रहा था। मैंने कहा, चलो असली शिकार अब शुरू होता है। गोबलिन झुंड में रहने वाले जीव हैं। अगर यहाँ उनकी सेना मिली है तो आसपास उनका घोंसला भी जरूर होगा। करीब 10 मिनट तक आगे बढ़ने पर एक भी राक्षस नहीं मिला। इससे मेरा अनुमान और मजबूत हो गया। ये डंगन किसी गेम जैसा नहीं था, बल्कि एक वास्तविक दुनिया की तरह था, जहां सब कुछ प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलता था। अचानक हड्डियों से बने कई भाले आसमान से मेरी ओर फेंके गए। चारों दिशाओं से गोबलिन निकल आए। वे चीखते हुए हथियार लहराकर मेरी ओर दौड़े, लेकिन मेरे चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। मेरा स्टाफ तलवार में बदल गया। एक ही वार में एक गोबलिन का सिर धड़ से अलग हो गया। मैं पूरी एकाग्रता के साथ लड़ने लगा। हर कदम, हर बचाव और हर वार किसी न किसी गोबलिन की जान ले रहा था। उस समय मैं हवा में नाचती तितली जैसा लग रहा था, लेकिन मेरे पंख मौत की तरह थे। उसकी लड़ाई इतनी सुंदर और घातक थी कि बाहर बैठे लोग मंत्रमुग्ध होकर देखने लगे। स्कूल के शिक्षक और छात्र खुशी से भर गए। उसकी लड़ाई की शैली अद्भुत है। तलवारबाजी तो और भी खतरनाक है। हर वार सीधे गले पर लगता है, जरा भी चूक नहीं। अब कोई दूसरे प्रतियोगियों को नहीं देख रहा था। सबकी निगाहें सिर्फ चेन लिन पर थी। लू वेन का चेहरा अजीब हो गया। 3 साल में उन्होंने चेन लिन को कभी तलवार छूते तक नहीं देखा था। ये लड़का अपनी ताकत कितनी अच्छी तरह छिपा कर रखता था। तभी किसी शिक्षक ने घबरा कर कहा, बुरा हो गया। लेवल 6 के 13 उग्र गोबलिन आ गए हैं। रुको, वहाँ फायर गोबलिन और आइस गोबलिन भी हैं। चेनलिन अकेला उनके पूरे अड्डे तक पहुंच गया है। अरे, वह अकेले ही गोबलिनों के घोंसले की तलाश में निकल पड़ा। ये बहुत बड़ा जोखिम था। सभी शिक्षकों के मन में चिंता होने लगी। जब ये गोबलिन सामने आए तो बाकी गोबलिनों को जैसे उनका नेता मिल गया। अब वे बिना योजना के हमला नहीं कर रहे थे। तभी अग्नि गोबलिन, फायर गोबलिन ने मंत्रोच्चार शुरू किया। उसकी शक्ति से मुट्ठी के आकार के कई आग के गोले बन गए और मेरी ओर तेजी से उड़ने लगे। मैंने फुर्ती से कई बार दिशा बदलकर उन सभी आग के गोलों से बचाव कर लिया। इसी बीच बाकी गोबलिनों ने मौका देखकर हमला कर दिया। मैंने हल्का सा सिर घुमाकर एक हड्डी के भाले को अपने पास से निकलने दिया, फिर तुरंत हाथ बढ़ाकर उस गोबलिन की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उड़ते हुए आग के गोलों की तरफ फेंक दिया। धमाके के साथ आग भड़क उठी और उस गोबलिन का शरीर उसमें समा गया। इसके बाद मैं मानो इंसानी तोप बन गया। एक एक गोबलिन को गोले की तरह उठाकर अग्नि गोबलिनों की तरफ फेंकने लगा। हे भगवान, ऐसा भी लड़ सकते हैं? बाहर यह दृश्य देख रहे सभी छात्र हैरान रह गए। क्लास टीचर लू वेन भी स्तब्ध थे। ये लड़ाई का तरीका तो उन्होंने भी कभी नहीं सिखाया था। मैं लगातार गोबलिनों को अग्नि गोबलिनों पर फेंकता रहा। नतीजा ये हुआ कि अगर वे जादू चलाते तो अपने ही साथियों को मार देते, और अगर जादू न चलाते तो खुद मारे जाते। इस खींचतान के बीच हेमिंग भी पीछे तक पहुंच गया और एक एक करके सभी अग्नि गोबलिनों का सफाया कर दिया। 100 से अधिक गोबलिनों में अब केवल कुछ ही बचे थे। वे जान बचाकर भागने लगे, लेकिन इस बार मैंने उनका पीछा करके उन्हें खत्म नहीं किया। मैं आराम से उनके पीछे पीछे चलता रहा, क्योंकि मेरा असली लक्ष्य उनके पूरे ठिकाने को नष्ट करना था। भागते हुए गोबलिनों का पीछा करते करते मैं एक गुफा में पहुंचा। अचानक गुफा की दीवारों के ऊपर से हरे रंग के कई दुबले पतले गोबलिन मुंह पर झपट पड़े। मैंने अपनी पकड़ मजबूत की और तलवार नुमा डंडे को पूरी ताकत से एक दिशा में घुमा दिया। एक ही वार में एक गोबलिन का सिर और धड़ अलग होकर जमीन पर गिर पड़े। बाकी 2 गोबलिनों को रात में देखने की क्षमता रखने वाले हेमिंग ने अपने मुंह में दबोच लिया। चटाक! एक आवाज के साथ उसने उन्हें बड़े मजे से निगल लिया। तभी गुफा के मोड़ से अचानक असंख्य मशालों जैसी रोशनियां दिखाई देने लगी। मेरा चेहरा गंभीर हो गया। हवा में उछाले गए गोबलिन चारों तरफ टकराकर बिखर गए। हेमिंग ने अपने विशाल पंजे से एक जोरदार वार किया, जिससे कई गोबलिनों के शरीर फट गए और चारों ओर खून और मांस बिखर गया। उसी समय एक कान फाड़ देने वाली क्रूर गर्जना पूरी गुफा में गूंज उठी। अंधेरे से एक भयानक राक्षस धीरे धीरे बाहर आया। उसका शरीर घने बालों से ढका था, मांसपेशियां फूली हुई थीं और उसका आकार किसी छोटी इमारत जितना विशाल था। वह गुस्से से हेमिंग को घूर रहा था। मेरा चेहरा गंभीर हो गया। यह तो एक उग्र गोबलिन सरदार बजर्क गोबलिन चीफ था। उसी समय एक विशाल ट्रोल गरजता हुआ हमारी ओर दौड़ा। उसके हर कदम से पूरी गुफा कांप रही थी, लेकिन हेमिंग, ब्लैक मिंग बिल्कुल नहीं डरा। वह सीधे ट्रोल की तरफ झपटा। उसके पंजों से काली चमक निकली और उसने ट्रोल के शरीर पर 4 गहरे घाव बना दिए। दर्द से ट्रोल और भी उग्र हो गया। उसने अपने विशाल हाथों से हेमिंग का सिर पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे जमीन पर पटक दिया। हेमिंग के मुंह से खून निकल आया और वह दर्द से कराह उठा। उसे दबते देख मैंने तुरंत अपना पेशेवर कौशल इस्तेमाल किया। सुदृढ़ीकरण मंत्र, एनहांसमेंट स्पेल। उसकी सभी मूल क्षमताएं 20% बढ़ गईं। सफेद रोशनी हेमिंग के शरीर पर चमकी और अगले ही पल उसने ट्रोल को उल्टा जमीन पर पटक दिया। फिर उसने ट्रोल के शरीर से मांस का एक बड़ा टुकड़ा नोच लिया। ट्रोल ने भी रक्त पिपासा, ब्लड लस्ट,
कौशल सक्रिय कर दिया। दोनों जानवर पागलों की तरह लड़ने लगे। मैं लगातार सुदृढ़ीकरण और उपचार मंत्र हीलिंग स्पेल चलाता रहा। इस भीषण युद्ध की आवाज कई 100 मीटर दूर तक फैल गई। आसपास के छात्र हैरान थे। दबी घाटी के जंगल के बॉस तो कम से कम लेवल 12 के होते हैं। आखिर कौन पागल अकेले बॉस से लड़ रहा है? जल्द ही एक 3 सदस्यीय टीम वहां पहुंची। वे सोच रहे थे कि मदद कर देंगे तो कुछ इनाम भी मिल जाएगा, लेकिन जब वे पहुंचे तो स्तब्ध रह गए, क्योंकि बॉस से लड़ने वाली कोई टीम नहीं थी, सिर्फ मैं अकेला था। इसी दौरान मैंने अपनी तलवार से अंतिम वार किया। ट्रोल के सिर के ऊपर दिखाई दे रही HP 1 से सीधे 0 हो गई। ट्रोल मर गया। आसपास खड़े छात्रों में से कोई भी बीच में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं कर पाया। लियू लियांग और लियू रुयान भी वहीं खड़े थे। दोनों अविश्वास से हेमिंग को देख रहे थे। एक दिन पहले का छोटा भेड़िया अब इतना शक्तिशाली बन चुका था। तभी 4 लोगों की एक और टीम आई। यह स्कूल की टॉप क्लास का छात्र झाओ हुयांग था। वह मुस्कुराकर बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे स्कूल में तुम्हारे जैसा ताकतवर व्यक्ति भी है। लगता है तुम्हारा समन प्राणी बुरी तरह घायल है। क्या हमारी मदद चाहिए? हमारी टीम में एक बहुत शक्तिशाली पवित्र पुजारी होली प्रीस्ट है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे खड़ी एक प्यारी लड़की ने उसे लात मार दी। मैं मुस्कुराकर बोला, धन्यवाद, लेकिन जरूरत नहीं है। वे लोग जाने लगे, लेकिन तभी उनकी नजर मेरी स्कोर पट्टी पर पड़ी। 7120 अंक। झाओ हुयांग लगभग गाली देने ही वाला था। उसी समय लियू रुयान लाल चेहरे के साथ मेरी तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही वह पास आई, हेमिंग की रक्तिम आंखें ठंडी नजरों से उस पर टिक गईं। लियू रुयान को ऐसा लगा मानो वह बर्फ की गुफा में गिर गई हो। उसके पैर कांपने लगे। मैंने उसकी ओर मुड़कर भी नहीं देखा। मुझे डर था कि कहीं मैं फिर से उसकी झूठी कोमलता के जाल में न फंस जाऊं। इसके बाद मैं वापस गुफा में गया और हेमिंग को बाकी राक्षसों का मांस खाने दिया। जब सारे राक्षस खा लिए गए तो एक ऊर्जा का कोकून उसे घेरने लगा। ऐसा लग रहा था कि इस बार का विकास, एवोल्यूशन पहले से कहीं अधिक बड़ा होगा। कुछ देर बाद एक विशाल पंजे ने उस कोकून को फाड़ दिया। अंदर से निकला हेमिंग पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका था। उसकी आंखें अब गहरे नीले रंग की थी। वो और भी शाही, ठंडा और भयावह दिखाई दे रहा था। उसे 2 नए कौशल मिले, धमकी, इंटिमिडेशन, काली ज्वाला, ब्लैक फ्लेम। यह पूर्ण रूप से एक नया जन्म था। अब परीक्षा खत्म होने में केवल 1 घंटा बचा था। मैं हेमिंग की पीठ पर बैठकर अगले बॉस की तलाश में निकल पड़ा। करीब 10 मिनट बाद हम एक नए बॉस के इलाके में पहुंचे। लेवल 15 विकृत वृक्ष सम्राट ट्विस्टेड ट्री किंग। बाहर बैठे शिक्षक ली मिंगजी की भौहें सिकुड़ गईं। उन्हें पता था कि ट्विस्टेड ट्री किंग की ताकत और HP ट्रोल से कम 2 गुनी है, और मैं केवल लेवल 4 था। फिर भी इतनी बड़ी शक्ति अंतर को पार कर पाना पूरे देश में दुर्लभ प्रतिभा माना जाता। जैसे ही मैंने दलदली जमीन पर कदम रखा, आसपास के पेड़ों की लाल आंखें खुल गईं। उनके विशाल तने फट गए और उनमें से डरावने मुंह निकल आए। अनगिनत शाखाएं मेरी ओर भाले की तरफ बढ़ी, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरा। मैं आगे झपटा, तुरंत अपनी छड़ी में छिपी तलवार निकाली और एक ही पल में 5 वार कर दी। मेरी गति इतनी तेज थी कि तलवार की परछाइयां दिखाई देने लगी। सारी शाखाएं कटकर जमीन पर गिर गई। मैं तेजी से एक वृक्ष दानव के पास पहुंचा और उसकी खुली हुई कमजोरी पर तलवार घोंप दी। उसका जीवन तुरंत समाप्त हो गया। यह देखकर बाकी वृक्ष दानव उन्मत्त होकर मेरी ओर टूट पड़े। तभी हेमिंग ने क्रोध से दहाड़ लगाई। उसने एक वृक्ष दानव को पंजे से चीर डाला। फिर उसके शरीर से काली आग निकलकर पूरे शरीर पर फैल गई। आग ने वृक्ष दानवों को घेर लिया और तेजी से दूसरे दानवों तक फैलने लगी। वे दर्द से चीखने लगे, लेकिन चाहे जितना संघर्ष करें, कोई भी उस काली ज्वाला को बुझा नहीं पाया, क्योंकि वह केवल शरीर नहीं, उनकी जीवन शक्ति को भी जला रही थी। मैं भी यह देखकर हैरान रह गया। हेमिंग की काली ज्वाला इतनी भयानक होगी, मैंने नहीं सोचा था। कुछ ही समय में सभी वृक्ष दानव राख बन गए। फिर सारी काली ज्वाला वापस हेमिंग के शरीर में लौट आई। इसका मतलब था कि अब उसे ऊर्जा पाने के लिए मांस खाने की जरूरत नहीं थी। वह सीधे ज्वाला के माध्यम से ऊर्जा अवशोषित कर सकता था। कुछ ही देर में मैं और हेमिंग दोनों एक स्तर ऊपर पहुंच गए। मेरा स्कोर बढ़कर सीधे 7120 हो गया, लेकिन तभी अचानक जमीन फट गई। सुनहरे रंग की मोटी जड़ें बिजली की गति से बाहर निकली और चारों तरफ हमला करने लगी। दूर से एक भयावह और क्रोधित गर्जना सुनाई दी। सैकड़ों वृक्ष दानव, ट्री स्पिरिट, 100 मीटर से भी ऊंचे विशाल वृक्ष राजा की रक्षा करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। मैं चुपचाप एक कदम पीछे हटा। भले ही मेरी सभी मूल विशेषताएं, एट्रीब्यूट्स 50 से ऊपर पहुंच चुकी थी, फिर भी अगर मैं सीधे लड़ने जाता तो शायद मारा जाता। अपनी ताकत की सीमा मुझे अच्छी तरह पता थी। मैंने कहा, हेमिंग जाओ और इन्हें खत्म कर दो। इतने ताकतवर दुश्मन तो समन प्राणियों के लिए ही बने हैं। हेमिंग की आंखों में क्रूर चमक उभरी। उसके पूरे शरीर पर काली आग भड़क उठी और वह अपने सबसे शक्तिशाली रूप में विकृत वृक्ष राजा ट्विस्टेड ट्री किंग की ओर झपट पड़ा। काली लपटें लालच से हर चीज को निगलने लगी। अनेक वृक्ष दानव दर्द से चीखने लगे। मौका देखकर मैं भी मैदान में उतर गया और दुश्मनों को खत्म करने लगा। अपने साथियों को मरते देखकर वृक्ष राजा ने लंबी गर्जना की। अनगिनत सुनहरी बेलें हेमिंग पर टूट पड़ी, लेकिन हेमिंग ने उनकी परवाह ही नहीं की। वह सीधे
वृक्ष राजा के मुख्य शरीर की ओर दौड़ता रहा। उसके पंजों से काली रोशनी निकली और एक भयंकर वार ने वृक्ष राजा की मोटी छाल को चीर डाला। वृक्ष राजा दर्द से चीख उठा। चारों दिशाओं से बेलें हेमिंग को भेदने लगीं, लेकिन वह अपनी मजबूत देह के भरोसे चोट के बदले चोट करता रहा। धीरे धीरे काली आग वृक्ष राजा के पूरे शरीर पर फैलने लगी। वृक्ष राजा की आंखों में भय भर गया। उसे महसूस हो रहा था कि उसका जीवन धीरे धीरे निगला जा रहा है। डर के मारे वह भागने लगा, लेकिन हेमिंग ने एक और गर्जना की। अचानक काली आग जंजीरों में बदल गई और वृक्ष राजा को जकड़ लिया। इसके बाद हेमिंग के हमले और भी उग्र हो गए। उसी समय मदद के लिए पहुंचे चाओ हुइयांग और उसके 3 साथी यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। लेवल 15 का सेकंड स्टेज ट्विस्टेड ट्री की, और उसे इतनी बुरी तरह दबाया जा रहा है। मैं भी उन्हें देखकर थोड़ा हैरान हुआ। तभी एक विशाल वस्तु के गिरने की आवाज गूंजी। वृक्ष राजा मारा जा चुका था। मेरे शरीर पर सफेद प्रकाश चमका। मैं लेवल 8 पर पहुंच गया। साथ ही रिकॉर्डर में मेरे अंक 3000 बढ़ गए। बाकी बचे वृक्ष दानवों को मैंने झाओ हुइयांग और उसके साथियों के लिए छोड़ दिया। मियाओ शान शान ने आश्चर्य से कहा, अंक कमाना इतना आसान भी हो सकता है? सिर्फ 10 मिनट में ही उनके अंक शीर्ष विश्वविद्यालयों की न्यूनतम प्रवेश सीमा तक पहुंच चुके थे। झाओ हुइयांग ने सिर हिलाया। असल वजह हेमिंग है। उसकी मौजूदगी से ये सारे दानव डर गए हैं। हम इन्हें चाहे जैसे मारें, कोई भी पलटकर हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहा। इस समय सारी काली आग वापस हेमिंग के शरीर में समा गई। उसका सामान्य आकार अब बढ़कर 7 मीटर हो चुका था। मेरी सभी मूल विशेषताएं भी 70 अंक से ऊपर पहुंच गई। मेरा स्तर सीधे लेवल 10 हो गया। अब मैं पहला जॉब ट्रांसफर फर्स्ट अवेकनिंग कर सकता था। मैंने मन ही मन सोचा, इस बार की कॉलेज प्रवेश परीक्षा यहीं समाप्त होती है। तभी डंगोनन ने जबरन सभी प्रतिभागियों को बाहर भेजना शुरू कर दिया। सफेद रोशनी में घिरे छात्र एक एक कर विशाल चौक में लौट आए। चारों ओर जयकारे गूंजने लगे। 7 मीटर ऊंचा हेमिंग मेरे बगल में शांत बैठा था। मैं सचमुच प्रथम स्थान हासिल कर चुका था। शिक्षक और प्रिंसिपल उत्साह से लाल पड़ गए थे। अविश्वसनीय, 3 प्रतिभाएं और खुद भी इतना शक्तिशाली। एक समनर होकर इतने राक्षसों का शिकार करना इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके बाद प्रांतीय रैंकिंग भी जारी हुई। जैसा कि सभी को उम्मीद थी, मैं पूरे प्रांत में प्रथम स्थान पर था। हेमिंग सचमुच एक राक्षसी अस्तित्व था। उसकी वृद्धि की कोई सीमा नहीं थी और हर विकास एवोल्यूशन के साथ उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। अब मैं अपने अगले समन प्राणी को लेकर उत्साहित था। घर लौटकर मैंने ये खुशखबरी माँ और छोटी बहन को सुनाई। साथ ही प्रांत में प्रथम आने का 10 लाख ब्लू स्टार कॉइन का पुरस्कार भी खाते में आ गया। अब माँ और बहन को तंगी में जीने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद मैं अपने कमरे में गया और प्रथम जॉब ट्रांसफर की तैयारी करने लगा। जॉब ट्रांसफर के लिए एक विशेष पुनर्जन्म डंगोनन रीबर्थ डंगोनन पार करना जरूरी था। मैंने बिना झिझक पहला ट्रांसफर बटन दबा दिया। अगले ही पल मेरा शरीर गायब हो गया। निर्देशांक 0 8694। यह एक ऐसी दुनिया है जो विनाश के कगार पर है। मानव सभ्यता की अंतिम चिंगारी बुझने वाली है। क्या तुम इसे बचाओगे या इसके विनाश का कारण बनोगे? वैकल्पिक मिशन 1, 1000 आपदा राक्षसों का संहार करो और बचे हुए लोगों की रक्षा करो। वैकल्पिक मिशन 2, आपदा माता राक्षस की सहायता करो ताकि वह सब कुछ निगल कर विकसित हो सके। प्रतिभागी 10 समय सीमा 24 घंटे ब्लू स्टार पर स्वेच्छा से वापसी संभव नहीं। मैं अचानक एक खंडहर के बीच प्रकट हुआ। बिना सोचे मैंने पहला मिशन चुन लिया। अगर आपदा माता सब कुछ खा जाएगी तो मेरा हेमिंग क्या खाएगा? उसी समय पास की कांच की इमारत से एक लड़की बाहर आ गिरी। उसके पीछे एक खून से लथपथ बिना चमड़ी वाला रेंगने वाला आपदा राक्षस निकल आया। वह लड़की पर झपटा। लड़की ने मुश्किल से बगल में पड़ी तलवार की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन देर हो चुकी थी। मौत का डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। तभी एक तलवार की चमक बिजली की तरह कौंधी। राक्षस का सिर उसके शरीर से अलग हो गया। मैंने लड़की की ओर देखते हुए कहा, नमस्ते, मेरा नाम चेनलिन है। लड़की बोली, मेरा नाम लू यू है। मैं उससे इस दुनिया की जानकारी लेने ही वाला था कि अचानक संचार यंत्र से आवाज आई, स्थिति असामान्य है। सभी तुरंत पीछे हटे। लू यू का चेहरा बदल गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जल्दी चलो। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दूर से एक कार उड़ती हुई हमारी तरफ आई। मैंने झटके से उसे पीछे धकेल दिया और अपना डंडा आगे कर लिया। भारी टक्कर से मैं 10 मीटर पीछे खिसक गया। लू यू घबरा गई। तुम ठीक हो? मैंने सिर हिलाया और सामने देखा। वहां एक 2 पैरों पर चलने वाला, पूरे शरीर पर नुकीले कांटे लिए भयावह राक्षस खड़ा था। यह ब्लेड डेमन है। लू यू का चेहरा गंभीर हो गया। अब हम बचकर नहीं जा सकते। अगले ही पल ब्लेड डेमन बिजली की गति से हमारी ओर दौड़ा। मैं बिना हिचक उसके सामने जा खड़ा हुआ। डंडे के भीतर छिपी तलवार निकालकर मैंने उसके धारदार हाथ को रोका। धातु टकराने की तेज आवाज गूंज उठी। ब्लेड डेमन दहाड़ा और दूसरा हाथ मेरे सिर की ओर घुमाया। मैंने उसे पीछे धकेल दिया और चिल्लाया, लू यू, अपनी तलवार मुझे दो। उसने बिना सवाल किए तलवार मेरी ओर फेंक दी। अब मेरे एक हाथ में तलवार और दूसरे में ब्लेड था। मैंने युद्ध की मुद्रा बनाते हुए कहा, आओ
अब फिर से कोशिश करो। उकसावे से क्रोधित होकर ब्लेड डेमन फिर झपटा। उसकी दोनों भुजाएं लगातार वार कर रही थी। मैं भी बिना डरे दोनों हथियारों से उसका सामना करने लगा। कुछ ही सेकंड में दर्जनों बार टकराव हुआ। दोनों की गति इतनी तेज थी कि सिर्फ धुंधली परछाइयां दिखाई दे रही थी। हजारों वारों के आदान प्रदान के बाद आखिर मुझे उसकी एक कमजोरी दिखाई दी। हिंदी अनुवाद। हजारों बार की भिड़ंत के बाद आखिरकार मुझे उसके बचाव में एक कमजोरी दिखाई दी। मैंने हल्का सा सिर झुकाकर उसके जानलेवा वार से खुद को बचा लिया। उसी क्षण मेरे बाएं हाथ की लंबी तलवार ऊपर की ओर लपकी और उसकी तलवार पकड़े हुई बाह को चीर डाला। उसे संभलने का मौका दिए बिना मैंने तुरंत अपनी तलवार उसके सीने की ओर घोंप दी। तेज धार उसकी कठोर चमड़ी को भेदती हुई आर पार निकल गई। लू यू अपनी अब भी दर्द कर रही बाह को सहलाते हुए मेरे पास आया और पूछा, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, है ना? मैंने न तो हाँ कहा और न ही ना, बस हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्या तुम मुझे इस दुनिया के बारे में थोड़ा बता सकते हो? लू यू का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। ये सब नियची, अशुभ या विनाशकारी ऊर्जा की वजह से हुआ है। पूरे 1 महीने तक ये ऊर्जा लगातार फैलती रही। ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी यातना सह नहीं पाए। वे पागल हो गए और अंत में केवल हत्या और विनाश करने वाले राक्षसों में बदल गए। अब तो नियची में और भी बदलाव आ गया है। केवल इंसान ही नहीं बल्कि जानवर, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि पहाड़ और नदियां भी विकृत होकर बदलने लगे हैं। मानव जाति को अब समझ नहीं आ रहा कि इस दुनिया में कैसे जिया जाए। ये सुनकर मुझे इस दुनिया के बारे में काफी कुछ समझ में आ गया। उसी समय सड़क के मोड़ पर 10 से अधिक लोग दिखाई दिए। उनके चेहरों पर घबराहट साफ झलक रही थी। शाओ यू, तुम अभी तक यहीं हो, जल्दी भागो! सबसे आगे खड़ी लंबी महिला ने जोर से चिल्लाया। उसके बोलते ही धरती कांपने लगी, मानो कोई विशाल बाढ़ तेजी से हमारी ओर बढ़ रही हो। आसमान में लाल धुंध जमा होने लगी और चारों तरफ से भयावह दहाड़ें सुनाई देने लगी। ऊंची इमारतों पर अनगिनत आपदा राक्षस, डिजास्टर बीस्ट्स दिखाई दी। उनकी खून की प्यासी आंखें हम सभी पर टिकी थी। लाल धुंध ने एक विशाल दीवार का रूप ले लिया और हमें चारों ओर से घेरते हुए धीरे धीरे करीब आने लगी। सबके चेहरे पीले पड़ गए। निराशा उनके दिलों में भर गई। सभी ने घबरा कर लार निकली। शाओ यू, थोड़ी देर में मेरे पीछे ही रहना। लू ने मेरी ओर देखा। उसे लगा मैं किसी दूसरे जीवित बचे संगठन का सदस्य हूँ, लेकिन मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और सीधे आगे बढ़ने लगा। रुको, तुम क्या कर रहे हो? हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। ये अकेले बहादुरी दिखाने का समय नहीं है। मैं हंस पड़ा। नहीं नहीं नहीं, वे मुझे नहीं घेर रहे हैं। असल में वे सभी मेरे द्वारा घिरे हुए हैं। मेरी आंखों में उत्साह चमक उठा। इतने सारे आपदा राक्षस, अगर मैं इन्हें सबको मार दूं तो मेरा अनुभव EXP तेजी से बढ़ जाएगा। मैंने पुकारा। हेमिंग! सफेद प्रकाश की चमक के बीच 7 मीटर ऊंचा विशाल काला भेड़िया प्रकट हुआ। उसकी गर्जना आसमान में गूंज उठी। हेमिंग ने सामने उमड़ती हुई राक्षसों की भीड़ को ठंडी नजरों से देखा और तुरंत अपना विशाल काय रूप जाइगेंटिफिकेशन फॉर्म सक्रिय कर दिया। क्षण भर में उसका शरीर बढ़कर 28 मीटर ऊंचा हो गया। वह कई इमारतों से भी बड़ा दिखाई देने लगा। उसने अपने चारों पैरों में शक्ति भरी और जमीन पर अनगिनत दरारें फैल गईं। फिर वह मिसाइल की तरह राक्षसों की भीड़ में घुस गया। काले नरक अग्नि, ब्लैक हेलफायर का प्रभाव 2 गुना बढ़ चुका था। कुछ ही सेकंड में सैकड़ों लेवल 40 उत्परिवर्तित राक्षस राख बन गए। यहाँ तक कि उनके जीवन क्रिस्टल भी आग में भस्म हो गए। मूर्ख इंसान, इसे मार डालो! 3 विशाल राक्षस गरजते हुए उसकी ओर दौड़े। तभी अचानक पूरा आसमान अंधकारमय हो गया। हल्की चांदनी धरती पर उतरी और उसके साथ ऐसी ठंडी आभा फैली कि सभी राक्षस कांपने लगे। आकाश में डायना प्रकट हुई। उसका चेहरा शांत, ठंडा और भावहीन था। उसकी पीठ के पीछे पूर्णिमा का विशाल चंद्रमा तैर रहा था। उसके चारों ओर 9 गहरे लाल ऊर्जा से भरे विनाश चक्र, डिस्ट्रक्शन ब्लेड्स घूम रहे थे। अचानक वे सभी भूत अग्नि दैत्य, गोस्ट फ्लेम बीस्ट की ओर टूट पड़े। राक्षस ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी और उसकी त्वचा पर रहस्यमय निशान उभर आए। लेकिन विनाश चक्रों ने उसकी रक्षा को आसानी से चीर दिया। दर्जनों मीटर गहरे घाव उसके शरीर पर बन गए। भयंकर दर्द से वह चीख उठा। उसने अपने पंजे से हमला किया, लेकिन डायना के चक्र फुर्ती से बच निकले। उसके मानसिक नियंत्रण में वे चक्र ऊपर की ओर घूमे और राक्षस के शरीर पर 100 मीटर लंबा घाव बना दिया। डायना के उसे रोक लेने के बाद हेमिंग भी पीछे नहीं रहा। वह तुरंत बाकी 2 विशाल दैत्यों की ओर झपटा। जो भी उत्परिवर्तित राक्षस रास्ते में आया उसका शरीर टुकड़ों में बिखर गया। विशाल दैत्य हाथी ने क्रोध से दहाड़ते हुए अपनी लाल शल्कों से ढकी सूंड हेमिंग पर दे मारी, लेकिन हेमिंग के काले नरक अग्नि से ढके पंजे ने पलटवार किया। एक ही वार में हाथी की शल्कें फट गईं और उसकी हड्डियों तक दिखाई देने लगी। उसी समय विशाल कणखजूरा दैत्य पीछे से हमला करने आया, लेकिन हेमिंग की प्रतिक्रिया बिजली जैसी तेज थी। उसने एक ही पंजे से उसे दूर उड़ा दिया, फिर उसके सिर को अपने जबड़ों में दबोच लिया। कठोर कवच टूट गया। दांत मांस के भीतर गहरे ढंस गए। बैंगनी जहरीला खून चारों ओर फूट पड़ा। दर्द से दैत्य
बुरी तरह चीख उठा और अपने शरीर से हेमिंग को जकड़ लिया, लेकिन उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी रक्षा परत चमक रही थी। कोई भी हमला उसे नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। हेमिंग ने दैत्य को उठाकर दूर फेंक दिया। वह पूरी की पूरी पर्वत चोटी से टकराया और पहाड़ टूटकर बिखर गया। अगले ही पल हेमिंग वहां पहुंच गया। उसने पत्थरों को चकनाचूर कर दिया और दैत्य के सिर को जमीन में दबाकर पागलों की तरह उसे नोचने लगा। उधर आसमान में सैकड़ों उड़ने वाले राक्षस डायना पर टूट पड़े, लेकिन उसका चेहरा जरा भी नहीं बदला। हेमिंग ने भयंकर गर्जना की। चारों विशाल दैत्य लगातार लड़ते रहे। हजारों मीटर तक धरती फट गई। आकाश में विस्फोटों और गर्जनाओं की आवाजें गूंजती रहीं। डरे हुए राक्षस हर दिशा में भागने लगे। कमांड सेंटर में सन्नाटा छा गया। काओ यू की आंखें फटी रह गईं। हे भगवान, यह भेड़िया इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? सिर्फ लेवल 20 पर होकर भी यह 3 विशाल दैत्यों से बराबरी की लड़ाई लड़ रहा है। लेवल का अंतर पूरे 46 स्तर का है। सभी अधिकारी अविश्वास से स्क्रीन को घूरते रह गए।